शुद्ध घी, स्वाद का तड़का। नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नुपुर हुजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गायने एंड ऑब्स, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर नुपुर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। औरतों में आमतौर पे किस किस तरह का कैंसर पाया जाता है? औरतों में सबसे ज्यादा तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, जो कि यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसके बारे में जो हमारी आमतौर पे जो बहनें हैं, उनको कितना ज्ञान है? उसके बारे में ज्यादातर मरीज हमारे पास अगर पहले आ जाएं तो बहुत फायदा हो, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे पास ये मरीज बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, जिससे कि इलाज मुश्किल हो जाता है। जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, महिला किस एज ग्रुप में आके या ऐसे क्या फैमिली के फैक्टर्स हों जब वो सोचे कि भाई मैं एक हाई रिस्क ग्रुप में हूँ और अब मुझे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसी कोई उम्र, कोई तरीका है, कोई हम लोग एक ब्रैकेट माने? ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी की फैमिली में है, किसी की माँ को या बहन को या मासी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको ज्यादा रिस्क होता है कराने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का। जी। ऐसे मरीजों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर के भी कुछ हाई रिस्क होते हैं जी। जिनमें कि ये कैंसर ज्यादा होता है। जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर आपके परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ये हुआ हो तो आपको चेकअप कराना चाहिए। चेकअप से आपका क्या मतलब? एक तो मरीज को खुद को अपने स्तन का एग्जामिनेशन करके चेकअप करना चाहिए रेगुलरली। उसमें उसको किसी भी तरह की कोई गांठ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये हर महीने उनको ये चेकअप अपने आप करना चाहिए। ये सिर्फ उन महिलाओं को करना चाहिए जिनकी परिवार की महिलाओं को है या सभी को? ये तो सब हर औरत को करना चाहिए। किस उम्र के बाद? आमतौर पे 25-30 साल के बाद तो करना ही चाहिए, पर वैसे भी हर औरत को अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करके देख लेना चाहिए कि उसमें कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। डॉक्टर नुपुर, जैसे आपने कहा कि कोई गांठ मिले तो हमें जरा ये विस्तार में बताइए कि भाई कैसी गांठ हो, उसमें दर्द हो नहीं हो, किस तरह की गांठ पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर ब्रेस्ट में एक तो उंगलियों से महसूस नहीं करते हैं, पाम से महसूस करते हैं छाती को, और उसको अगर नॉर्मली हम औरत को कहते हैं माहवारी के बाद ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, और वो भी उंगलियों से नहीं करें, क्योंकि उंगलियों से ज्यादातर गांठें ज्यादा लगती हैं। पाम से महसूस करें, और किसी भी तरह की कोई भी उनको गांठ लगती है, चाहे उसमें दर्द है चाहे नहीं है, चाहे वो मूव होती है चाहे नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई भी गांठ लगे या स्तन से किसी तरह का डिस्चार्ज आता हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो अलग सफेद पानी हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम हो तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये गांठ अगर स्तन में ना हो के बगल की तरफ हो या थोड़ी नीचे हो तो भी क्या वो हानिकारक हो सकती है? किसी भी तरह की कोई गांठ एबनॉर्मल हो सकती है। हो सकता है वो ब्रेस्ट के कारण ही वो गांठें हो सकता है वो किसी और इन्फेक्शन की गांठें हो। तो कहीं भी अगर आपको गले में, छाती में, एक्जिला में भी अगर कोई गांठें लगती हैं तो वो कोई अच्छा सिम्टम नहीं है, उसको तुरंत डॉक्टर को उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। हम जब डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं तो फिर कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे कि ये पक्का पता चल जाए कि ये जो गांठ है ये कैंसर की ही है? इसके लिए एक तो उसमें नीडल डाल के उसका एस्पिरेट उसको सब करके स्लाइड बनाते हैं, इसको हम FNAC कहते हैं जी। इसमें भी अगर कैंसर के सेल्स होते हैं तो वो जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उसमें पता चल जाता है। दूसरा एक मैमोग्राफी होती है जिसको कि हम कराते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये गांठ जो है ये कैंसर की है कि बिना कैंसर की नॉन मैलिग्नेंट गांठ है जी। तो ये हम, क्योंकि जो ऑपरेशन या आगे इलाज होता है वो उसके ऊपर होता है कि ये कैंसर की गांठ है कि ये गांठ कैंसर की नहीं है, कोई और सिंपल गांठ है।
अगर गांठ नहीं भी महसूस होती है तो क्या एक आम तौर पे जो हाई रिस्क फैक्टर में महिला नहीं आती है, क्या उसको मैमोग्राफी वैसे ही करानी चाहिए? रूटीन में हम हर औरत को नहीं बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा महंगा टेस्ट है। जी। अदरवाइज 35 साल के बाद अगर एक बार मैमोग्राफी करा लेते हैं तो उसमें करा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है कोई उसमें। हर्ज नहीं है। ये तो रही ब्रेस्ट कैंसर की बात। आपने जो दूसरा कैंसर बताया था वो था कैंसर ऑफ द सर्विक्स, कि ये जो यूट्रस का मुंह होता है वहां पर होता है। तो इस कैंसर में भी कुछ ऐसे हैं कि भाई इन महिलाओं को ज्यादा होगा? कुछ औरतें हैं जिनकी शादी या तो जल्दी हो गई है या जिसको हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो गई है। एक तो वो औरतें जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, हुए या फिर जिनके पार्टनर्स मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, इन सब में ये ज्यादा होने का रिस्क रहता है। अच्छा, और वो वाली बात तो है कि भाई अगर आपकी माँ या मौसी या बहन को है, रिश्तेदार है, तो डेफिनेटली ये रिस्क ज्यादा होता है। मैं आपसे कैंसर ऑफ द सर्विक्स के बारे में और प्रश्न करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं दोनों कैंसर को जोड़ते हुए एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अक्सर ये बोलते हैं कि महिला की जो सेहत है, वजन है, उसका ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत फर्क पड़ता है, कि जो अगर वजन ज्यादा है तो उन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये असलियत है या भ्रम है? ब्रेस्ट कैंसर के तो लिए नहीं, लेकिन यूट्रस के कैंसर के लिए ये डेफिनेटली एक हाई रिस्क फैक्टर होता है। अगर वजन ज्यादा है, अगर वजन ज्यादा है, औरत मोटी है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो डायबिटिक हैं, तो उनमें यूट्रस के कैंसर होने के डेफिनेटली रिस्क ज्यादा होते हैं। अब हम लोग आते हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। तो सर्वाइकल कैंसर की आप हमें ये बताइए कि पहली स्टेज क्या होती है और एक आम महिला को इसका कैसे पता चलेगा? सर्वाइकल कैंसर जो है वो डेवलप होने में उसको 15 से 20 साल लग जाते हैं। अच्छा। तो अगर हम उसको 0 स्टेज या प्री मैलिग्नेंट स्टेज में पकड़ लेते हैं, जिसमें कि अभी उसको 15 साल लगने हैं, तो हम उसमें उसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक तरह का टेस्ट करते हैं जिसको कि पैप स्क्रीनिंग कहते हैं जी। उसके लिए हम महिला के सर्विक्स के मुंह से एक स्लाइड बनाते हैं, स्मीयर लेते हैं और उसकी स्लाइड बना के उसको टेस्ट करते हैं। इस स्लाइड में हमें प्री मैलिग्नेंट सेल्स मिल जाते हैं, यानी कि कैंसर होने से पहले जो सेल्स में चेंजेस होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर वो मिल जाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट वहीं कर देते हैं, तो वो आगे कैंसर प्रोग्रेस नहीं करता है। तो ये किस उम्र से आपको लगता है कि एक महिला को इस चीज के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए और पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए? अगर कोई हाई रिस्क जो हमने अभी बात करी उसमें कोई महिला है तो 25 साल से ही वो शुरू करवा देना चाहिए, अन्यथा 30 साल की उम्र के बाद पैप स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और एक पैप स्क्रीनिंग कराने के बाद आप हर साल 3 बार पैप स्क्रीनिंग कराओ। अगर 3 साल तक वो नेगेटिव आती है तो उसके बाद हम औरत को हर 3-3 साल से बुलाते हैं। इससे जुड़े हुए मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। देखते रहिए यू मी एंड हेल्थ। पारस शुद्ध देसी घी, यूमी एंड हेल्थ। PACL, one of the largest real estate companies of India, having projects in more than 30 cities. We are also into farming and farmhouse development in more than 30,000 acres. PACL, we build the future. क्या कर रही हो ये? अब शेव ही नहीं बनाने दूंगी? शेव बनाइए लेकिन पानी बचाइए। बिना पानी शेव बनाऊं? ये क्या कह रही हो? 5 मिनट नल चलाकर शेव करने में 45 लीटर पानी बर्बाद होता है, और 2 मग पानी इस्तेमाल भी करेंगे तो पानी इस्तेमाल होगा सिर्फ 1 लीटर, यानी 44 लीटर पानी की बचत कर सकते हैं आप। हाँ, बात तो ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं, बस पानी बचाइए, रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा बदलाव लाइए और पानी की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाइए। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। TC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस।
नल चल रहा है और आप म्यूजिक सुनने में मस्त हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ब्रश करने में भी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे ब्रश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है 5 मिनट से चल रहे इस नल से। पढ़वाइए, क्या दिक्कत, आई मीन क्या प्रॉब्लम है बहन जी को? आप बस एक मग से भी ब्रश कर सकते हैं और मुंह भी धो सकते हैं। लेकिन नल से क्या प्रॉब्लम है? आई मीन मग की सलाह क्यों? 5 मिनट नल खुला रखने से 45 लीटर पानी बर्बाद होता है और मग का इस्तेमाल करने से आधा लीटर पानी इस्तेमाल होता है। यानी कि आप एक बार ब्रश करते हैं तो नल से 44.5 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। बात तो ठीक कही तुमने, सुबह शाम 89 लीटर पानी तो ब्रश करने में ही बर्बाद हो जाता है। तभी तो कहती हूँ भैया, मग का इस्तेमाल कीजिए, नल का नहीं। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपका सपना एक घर हो अपना और उसी सपने को संजोएंगे हम। हर वर्ष की तरह एक ही छत के नीचे डेकोर इंडिया शो 2012, जिसमें होंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल और भी बहुत कुछ। डेकोर इंडिया शो उदयपुर 3 से 6 फरवरी, जोधपुर 17 से 20 फरवरी, कोटा 2 से 5 मार्च, इंदौर 16 से 19 मार्च 2012। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा होगा आपका भविष्य? कैसे बने शुभ ग्रहों की युक्ति? कब मिलेगी परेशानियों से मुक्ति? ज्योतिष की बारीकियां और वास्तु का ज्ञान करेगा कार्य सिद्ध और जीवन में कल्याण। दिशा कैसे बदल सकती है मानव की दशा? जानने के लिए शीघ्र ही देखिए किस्मत आपकी, सिर्फ ईटीवी राजस्थान, एमपी और बिहार पर। पारस शुद्ध देसी घी, ह्यूमियन हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नुपुर हुजा से। तो डॉक्टर नुपुर, जैसे आपने बताया कि अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, उसका इलाज हो सकता है। लेकिन सेकेंड या थर्ड स्टेज, अगर वो हमारी फर्स्ट स्टेज वाली जो एक तारीख है वो निकल चुकी है, नहीं ध्यान दिया, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि औरत को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब उसको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? असल में जो हमने अभी पहले बात करी वो स्टेज 1 भी नहीं है जी, वो कैंसर भी नहीं है, वो प्री कैंसर स्टेज है। हाँ जी। जो स्टेज 1 कैंसर का होता है, सर्विक्स के कैंसर का, उसमें भी आमतौर पे मरीज को बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। केवल या तो उनको सफेद पानी बहुत ज्यादा जाएगा, या बदबू आती रहेगी, या फिर उनको बीच बीच में खून के धब्बे दिखने शुरू होंगे, या फिर ऐसे मरीजों को कई बार पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग भी होती है। एक बात और है कि अगर मरीज के किसी भी औरत के पीरियड्स बंद हो गए हैं और दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो ये एक सिम्टम होता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्या एक मतलब बिंदु होता है जब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आप एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में पहुंच चुकी हैं? ऐसा कोई सिम्टम है? सर्विक्स का कैंसर की यही एक बुरी बात है कि ये कैंसर जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। तो अगर किसी भी औरत को सफेद पानी, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, जिसमें या तो ब्लड आ रहा है या बहुत ज्यादा बदबू आ रही है जी, या फिर किसी भी कैंसर में जनरली वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, थकान बहुत ज्यादा होती है, तो ये सिम्टम्स होते हैं जिसमें अगर हम मरीज हमारे पास आ जाए तो हम उसको फिर भी कुछ क्योर कर सकते हैं या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी लंबी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा उसको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, तब तक वो इतना फैल चुका होता है कि हमारी सर्जरी उस स्टेज में फिर पॉसिबल नहीं होती। डॉक्टर नुपुर, जैसे हमने बताया कि प्री कैंसर में तो हम लोग पैप स्मीयर से हमें पता चल जाता है, इसका डायग्नोस कैसे होता है कि भी आपको कैंसर ही है? अगर कोई मरीज हमारे पास ऐसे सिम्टम्स लेके आती है तो हम उसका पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं जी। उसके बाद हम जो सर्विक्स है उस पे देखने पर ही हमें कोई ग्रोथ दिख जाती है। और अगर ग्रोथ दिख रही है या ग्रोथ नहीं भी दिख रही है और इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो हम वहां से एक टुकड़ा लेते हैं जांच के लिए, जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। उस बायोप्सी को लेके फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं, तो उसमें जनरली हमें कैंसर ऑफ द सर्विक्स पकड़ में आ जाता है।
जब एक बार पता चल गया कि कैंसर ऑफ द सर्विक्स है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट में सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले हम ये असेस करते हैं कि मरीज ऑपरेशन के लायक है कि नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली स्टेज में ही सर्जरी पॉसिबल होती है। अगर इसके बियॉन्ड चला गया है वो कैंसर, तो हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो सर्जरी में क्या करते हैं? यूट्रस रिमूव कर देते हैं? सर्जरी में यूट्रस रिमूव करते हैं, सर्विक्स रिमूव करते हैं, वेजाना भी काफी सारा रिमूव होता है, और सर्विक्स के साइड में जितनी भी टिश्यूज हैं सब रिमूव करने पड़ते हैं, जहाँ पर भी हमें लगता है कि कैंसर की पहुंच होती है। उसके साथ जितने लिम्फ नोड्स वहाँ के होते हैं उन सबको हमें रिमूव करना पड़ता है। ये बहुत मैसिव और थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है। बिल्कुल, वो सुनने से ही लग रहा है। अगर ऑपरेशन की स्टेज हम लोग पार कर चुके हैं, तो फिर सेकंड स्टेज हमारी ट्रीटमेंट की क्या रहती है? हम लोग जनरली इन पेशेंट्स को एक बार हम MRI स्कैन कराते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि इसका जो फैलाव है वो आगे ब्लैडर की तरफ या पीछे रेक्टम की तरफ या साइड्स में हड्डियों की तरफ कितना फैला हुआ है। एक बार ये पता चल जाता है, उसके बाद जो इनऑपरेबल पेशेंट्स होते हैं उनको हम कीमोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिसको आमतौर पे मरीज जो हैं वो सेक कहते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ये किस हद तक काबू आता है? काफी हद तक कंट्रोल में हो जाता है। अगर इसमें भी स्टेज 2 है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे? एक तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो, सबसे बड़ा कंट्रोल तो यही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी ज्यादा है, उस कारण से जो अर्ली मैरिज होती है, स्पेशली राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। जितनी जल्दी मैरिज होगी उतने बच्चे जल्दी पैदा होते हैं। तो अगर हम इन सबको कंट्रोल करें तो शायद जो कैंसर की हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो ही कम हो जाएंगे। मतलब कि 18 के बाद शादी और बच्चे सिर्फ 2, तो काफी रिस्क कम हो जाएगा। काफी रिस्क कम हो जाएगा। सरकार के मापदंड पे चलें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस डे टू डे लाइफ में औरत ले सकती है? इसके अलावा एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि जहाँ हाइजीन होगी वहीं इन्फेक्शन नहीं होगी। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक वायरस से बहुत ज्यादा कारण होता है कि जिसके वो इन्फेक्शन होती है उसमें ये कैंसर बहुत ज्यादा होता है। ये इन्फेक्शन HPV करके होती है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो जिनको ये इन्फेक्शन होती है उनमें ये डेफिनेटली इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ये इन्फेक्शन कैसे होती है? ये इन्फेक्शन जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको आजकल एक तरह का वैक्सीन आया है, वो उसके सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लगा दें। तो अगर वैक्सीन लग गया है और वो अभी उससे उसको इन्फेक्शन नहीं होगी, और इन्फेक्शन नहीं होगी तो इस कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। तो एक तरह से हम ये माने कि सर्विक्स के कैंसर का वैक्सीन है? अभी बहुत ज्यादा उसको हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, पर HPV का है। HPV का वैक्सीन है, और HPV को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर का डेफिनेटली इंसिडेंस कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल और करने हैं ओवरीज के कैंसर और फाइब्रॉइड्स के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। पारस शुद्ध देसी घी, यूमियन हेल्थ। कुछ लोग वक्त से आगे की सोच रखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये करीब 4800 स्क्वायर फुट एरिया के लिए बनाया हुआ है। हमारे यहाँ फैक्ट्री में जो कंजम्पशन है करीब साल में 80-90 हजार लीटर पानी का हमारा कंजम्पशन खुद का है, और उसके अगेंस्ट के अंदर हमने 2,25,000 जो लीटर पानी का क्षमता हमने जोड़ी है। तो वो हम सोचते हैं कि हमने कुछ वाटर टेबल को राइज करने के लिए कुछ हमने हमारे प्रयास किए। जल संरक्षण के लिए संकल्पित सरकार के पैरोकार श्री देव कुमार गोदिका ने तो सूझबूझ का सबूत देकर एक मिसाल कायम कर दी है। अब बारी हमारी है। बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा।
ये तुम्हारे लिए। अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। स्वाद जो जगाए शक्ति का एहसास। गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। स्वाद क्या होता है? वो जो जबान पर महसूस होता है या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल, जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। पारस शुद्ध देसी घी, यूमियन हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नुपुर, ये तो रही ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स के कैंसर की बात। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ओवरी का जो कैंसर होता है वो क्या होता है? ओवरीज में किसी भी तरह की अगर गांठ हो जाती है, हो सकता है वो सिंपल सिस्ट हो या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी तरह की गांठ हो, हर तरह की गांठ को ओवेरियन ट्यूमर हम बोलते हैं। जब हमें मरीज को एग्जामिन करने में पता चलता है कि कोई ओवरी की गांठ है, तो हम उसकी सोनोग्राफी कराते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की गांठ है। ओवरीज का कैंसर जो होता है वो आमतौर पे किस उम्र में पाया जाता है? ओवरीज का कैंसर छोटी लड़कियों में भी पाया जाता है, छोटी 8 साल, 10 साल, 15 साल की लड़कियों में भी पाया जाता है। प्रेग्नेंट औरतों के साथ भी देखा गया है और एल्डरली मीनोपॉज की औरतों में भी देखा गया है। ओवरीज के कैंसर के क्या सिम्टम हैं? क्योंकि ये तो इसका तो फैलाव बहुत दूर तक है, तो कैसे ऐसे क्या प्री कैंसरस सिम्टम्स हैं या क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि महिला अलर्ट हो जाए और गाइनो को कांटेक्ट करे? ओवरीज का जिस तरह का कैंसर होता है, क्योंकि उसको फैलने की बहुत पेट में जगह होती है, तो जब तक ये कैंसर बड़ा नहीं हो जाता है ये हमें पता नहीं चलता है और मरीज हमारे पास आती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बार बार पेट में डिस्टेंशन लग रहा है या बार बार नीचे हेवीनेस लगती है कि पेट नीचे से भारी हो रहा है, तो एक बार हम बोलते हैं कि जरूर चेकअप कराइए। ये नहीं कि आप एसिडिटी की और गैस की गोलियां खा के वेट करते रहें, क्योंकि तब तक वो इतना फैल जाता है कि पेट में पानी भर जाता है और कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है। कैंसर का जो खास करके ओवरीज के कैंसर का और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कोई कनेक्शन है? ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से होता है, पर ओवरीज के कैंसर अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार ये भी सुनने में आता है कि महिला के जो महीना तौर के ऊपर अंडे बनते हैं उनसे भी कैंसर हो जाता है। क्या ये भ्रम है या सच्चाई है? नहीं, औरतों के जो महीने के अंडे बनते हैं कभी नॉर्मली वो एक फिक्स साइज के होते हैं। अगर वो किसी साइकिल में बहुत बड़ा हो गया है तो वो गांठ की तरह सोनोग्राफी में दिखता है, लेकिन उसका जिस तरह से वो दिखता है उससे हम कह सकते हैं कि ये कैंसर नहीं है। और उसको आमतौर पे हम 2-3 महीने बाद दोबारा सोनोग्राफी कराते हैं तो वो गायब हो चुका होता है। अच्छा, वो एक टेम्पररी फेज होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ओवरीज के कैंसर की क्या ट्रीटमेंट है? ओवरीज का कैंसर अगर किसी को हो गया है तो वो ओवरी हमें निकालनी ही पड़ती है। और अगर बहुत यंग लड़की है और हमें लगता है कि केवल वो ट्यूमर वाला पार्ट निकल रहा है, सिस्ट ही है, तो हम निकालते हैं। नहीं तो आमतौर पे वो ओवरी हमें कैंसर अगर है तो निकालनी ही पड़ती है। और उसका आगे चल के सेहत पे क्या असर रहता है? जो यंग लड़कियां हैं उनको हमको अगर जरूरत पड़ती है तो कीमोथेरेपी भी देते हैं, और दूसरी ओवरी और बच्चेदानी क्योंकि हमने छोड़ दी है तो वो आगे जाके शादी करके माँ भी बन सकती है। और ये एक ही ओवरी में होता है या मतलब कई बार दोनों में भी इकट्ठा पाया जाता है? कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हम दोनों ओवरीज में होते हैं। तो अगर हमें उन तरह का कैंसर का शक होता है तो हम दूसरी ओवरी की भी बायोप्सी तो ले ही लेते हैं, और अगर वो उसमें भी ट्यूमर है तो वो भी निकालनी पड़ती है। लेकिन जरूरत नहीं होती है तो यंग लड़कियों में हम दूसरी ओवरी छोड़ देते हैं और फिर कीमोथेरेपी लगाते हैं ताकि दूसरी ओवरी में वो कैंसर न बने।
और ताकि वो आगे जाके जो अपनी परिवार की जिम्मेवारियां हैं वो पूरी कर सके। बिल्कुल। फाइब्रॉइड्स आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स बेसिकली जो हैं वो स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बहुत ज़्यादा बढ़ने से यूट्रस के अंदर अगर स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो फाइब्रॉइड बना देते हैं। और ये बहुत कॉमन है। मरीज आमतौर पे किसी और कारण के लिए सोनोग्राफी करती है और उसको पता चलता है उसके फाइब्रॉइड है, तो वो चिंता करके हमारे पास आ जाती हैं। जी। लेकिन अगर फाइब्रॉइड कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, माहवारी की कोई उसको दिक्कत नहीं है, पेट दर्द नहीं है और किसी तरह का कोई यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि इसको हम ऑब्जर्वेशन में रख लेंगे, चिंता मत करिए। कई बार ये भी सुनने में आता है कि फाइब्रॉइड्स आगे जाके मैलिग्नेंट हो जाते हैं या कैंसर का रूप ले लेते हैं। उस तरह के फाइब्रॉइड्स में अगर मरीज को कैंसर का चेंज होता है तो जनरली उसको या तो उसमें बहुत पेन होने लगता है या ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तब हम उस और या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स में आमतौर पे कैंसर होने का शक कम रहता है। जो बाकी से कनेक्टेड था वही सवाल मैं फाइब्रॉइड्स के लिए भी पूछूंगी कि कोई खास उम्र है इस चीज के लिए? फाइब्रॉइड्स की जनरली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बाद या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही फाइब्रॉइड्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जो ईस्ट्रोजन्स हैं उनसे ये फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं, इसलिए ये इसी 25 से 45 की एज ग्रुप में ज्यादा पाए जाते हैं। आप क्या गाइड करती हैं लड़कियों को कि किस उम्र के बाद अपने डॉक्टर या अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर विजिट्स के लिए जाएं और कौन से टेस्ट या प्री टेस्ट के लिए इंसिस्ट करें कि नहीं मुझे ये कराना ही है? एक तो हर लेडी को अपने ब्रेस्ट को पोस्ट मेंस्ट्रुअली पीरियड्स के बाद एग्जामिन कर लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जी। इसमें कोई गांठ लगे तो तुरंत हमारे पास आए। अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो वो सर्वाइकल कैंसर के पैप स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास रेगुलरली 25 साल की उम्र में आए, नहीं तो 30 साल के बाद हमारे पास रेगुलरली सर्वाइकल कैंसर के पैप स्क्रीनिंग के लिए आए। जी। अगर एक बार अगर मीनोपॉज हो जाता है तो हम मरीज पैप स्क्रीनिंग के लिए तो आ ही रही है, उनकी सोनोग्राफी करते हैं, ओवरीज का जो साइज है उसको मेजर करके रखते हैं। अगर उसमें कभी भी हर 6 महीने या 1 साल की सोनोग्राफी में वो बढ़ जाती हैं ओवरीज, तो हम तुरंत उस पे आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि औरत को जब वो बच्ची है तब से लेके अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए और जिम्मेवार रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए UMH, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है You, Me and Health, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो ये थी डॉक्टर नुपुर हुजा जिन्होंने हमको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसको याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगले बुधवार हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।